यह ऐसे शख्स की कहानी है जिसे एक गर्म कोट की शदीद ज़रूरत है। पुराने कोट पर पेबंद लगाते हुए वो और उसकी बीवी दोनों थक गए हैं। बीवी बच्चों की ज़रूरतों के आगे वह हमेशा अपनी इस ज़रूरत को टालता रहता है। एक रोज़ घर की ज़रूरियात लिस्ट बनाकर वह बाजार जाता है तो पता चलता है कि जेब में रखा 10 का नोट कहीं गुम हो गया है, मगर बाद में पता चलता है कि वह नोट कोट की फटी जेब में से खिसक कर दूसरी तरफ चला गया था। अगली बार वह अपनी बीवी को बाजार भेजता है। बीवी अपनी और बच्चों की ज़रूरत का सामान लाने की बजाय शौहर के लिए गर्म कोट का कपड़ा ले आती है। मैंने देखा है, मेराजुद्दीन टेलर मास्टर की दुकान पर बहुत से उम्दा उम्दा सूट आवेजा होते हैं। उन्हें देखकर अक्सर मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरा अपना गर्म कोट बिल्कुल फट गया है और इस साल हाथ तंग होने के बावजूद मुझे एक नया गर्म कोट ज़रूर सिलवा लेना चाहिए। टेलर मास्टर की दुकान के सामने से गुजरने या अपने महकमे की तफरीह क्लब में जाने से गुरेज करूँ तो मुमकिन है मुझे गर्म कोट का ख्याल भी न आए, क्योंकि क्लब में जब संता सिंह और यजदानी के कोटों के नफीस वर्स्टेड मेरे संबंध ए तखय्युल पे ताजियाने लगाते हैं तो मैं अपने कोट की बोसीदगी को शदीद तौर पर महसूस करने लगता हूँ। यानी वो पहले से कहीं ज़्यादा फट गया है। बीवी बच्चों को पेट भर रोटी खिलाने के लिए मुझसे मामूली क्लर्क को अपनी बहुत सी ज़रूरियात तर्क करना पड़ती है और उन्हें जिगर तक पहुंचती हुई सर्दी से बचाने के लिए खुद मोटा जोटा पहनना पड़ता है। ये गर्म कोट मैंने पार साल दिल्ली दरवाजे से बाहर पुराने कोटों की एक दुकान से मोल लिया था। कोटों के सौदागर ने पुराने कोटों की सैकड़ों गांठें किसी मरांजा एंड कंपनी कराची से मंगवाई थी। मेरे कोट में नकली सिल्क के अस्तर से बनी हुई अंदरूनी जेब के नीचे मरांजा एंड को का लेबल लगा हुआ था। मगर कोट मुझे मिला बहुत सस्ता। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, और मेरा कोट हमेशा ही फटा रहता था। इसी दिसंबर की एक शाम को तफरीह क्लब से वापस आते हुए मैं इरादतन अनारकली में से गुजरा। उस वक्त मेरी जेब में 10 रुपये का नोट था। आटा, दाल, ईंधन, बिजली, बीमा कंपनी के बिल चुका देने पर मेरे पास वही 10 का नोट बच रहा था। जेब में दाम हो तो अनारकली में से गुजरना मायूब नहीं। उस वक्त अपने आप पर भी नहीं आता बल्कि अपनी जात कुछ बली मालूम होती है। उस वक्त अनारकली में चारों तरफ सूट ही सूट नजर आ रहे थे और साड़ियाँ। चंद साल से हर नत्थु खेरा सूट पहनने लगा है। मैंने सुना है गुज़िश्ता चंद साल में कई टन सोना हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। शायद इसीलिए लोग जिस्मानी जेबाइश का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। नए नए सूट पहनना और खूब शान से रहना हमारे इफलास का बदीही सबूत है। वरना जो लोग सचमुच अमीर हैं ऐसी शान शौकत और जाहिरी तकल्लुफ़ात की चंदा परवाह नहीं करते। कपड़े की दुकान में वर्स्टेड के थानों के थान खुले पड़े थे। उन्हें देखते हुए मैंने कहा, क्या मैं इस महीने के बचे हुए 10 रुपयों में से कोट का कपड़ा खरीद कर बीवी बच्चों को भूखा मारूं? लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे दिल में नए कोट के नापाक ख्याल का रद्द अमल शुरू हुआ। मैं अपने पुराने गर्म कोट का बटन पकड़कर उसे बल देने लगा। चूंकि तेज तेज चलने से मेरे जिस्म में हरारत आ गई थी, इसलिए मौसम की सर्दी और इस किस्म के खारिजी असरात मेरे कोट खरीदने के इरादे को तकमील तक पहुंचाने से कासिर रहे। मुझे तो उस वक्त अपना वो कोट भी सरासर मुकल्लिफ नज़र आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा है, जो शख्स हकीकतन अमीर हो वो जाहिरी शान की चंदा फिक्र नहीं करते। जो लोग सचमुच अमीर हो उन्हें तो फटा हुआ कोट बल्कि कमीज़ भी तकल्लुफ़ में दाखिल समझनी चाहिए। तो क्या मैं सचमुच अमीर था कि? मैंने घबरा कर जाती तजजिया छोड़ दिया और बमुश्किल 10 का नोट सही सलामत लिए घर पहुंचा। शम्मी, मेरी बीवी, मेरी मुंतजिर थी। आटा गूंदते हुए उसने आग फूंकनी शुरू कर दी। कमबख्त मंगल सिंह ने इस दफ़ा लकड़ियाँ गीली भेजी थी। आग जलने का नाम ही नहीं लेती थी। ज़्यादा फूंके मारने से गीली लकड़ियों में से और भी ज़्यादा धुआं उठा। शम्मी की आंखें लाल अंगारा हो गईं। उनसे पानी बहने लगा। कमबख्त कहीं का मंगल सिंह, मैंने कहा, इन पुरनम आंखों के लिए मंगल सिंह तो क्या मैं तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं? बहुत तग ओ दव के बाद लकड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता चटकने लगी। आखिर उन पुरनम आंखों के पानी ने मेरे गुस्से की आग बुझा दी। शम्मी ने मेरे शाने पर सर रखा और मेरे फटे हुए गर्म कोट में पतली पतली उंगलियां दाखिल करती हुई बोली, अब तो ये बिल्कुल काम का नहीं रहा। मैंने धीमी सी आवाज़ से कहा, हाँ, सी दूँ, यहाँ से सी दो। अगर कोई एक आध तार निकाल कर रफू कर दो तो क्या कहने हैं? कोट को उल्टाते हुए शम्मी बोली, अस्तर को तो मुई टिड्डियाँ चाट रही है। नकली रेशम का है ना? ये देखिए। मैंने शम्मी से अपना कोट छीन लिया और कहा, मशीन के पास बैठने की बजाय तुम मेरे पास बैठो। शम्मी, देखती नहीं हो दफ्तर से आ रहा हूँ। ये काम तुम उस वक्त कर लेना जब मैं सो जाऊँ। शम्मी मुस्कुराने लगी। वो शम्मी की मुस्कुराहट और मेरा फटा हुआ कोट। शम्मी ने कोट को खुद ही एक तरफ रख दिया। बोली, मैं खुद भी इस कोट की मरम्मत करते करते थक गई हूँ। इसे मरम्मत करने में इस गीले ईंधन को जलाने की तरह जान मारनी पड़ती है। आंखें दुखने लगती हैं। आखिर आप अपने कोट के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदते? मैं कुछ देर सोचता रहा।
यूं तो मैं अपने कोट के लिए कपड़ा खरीदना गुनाह ख्याल करता था, मगर शम्मी की आंखें, इन आंखों को तकलीफ से बचाने के लिए मैं मंगल सिंह तो क्या, तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं। वर्स्टेड के थानों के थान खरीद लूं। नए गर्म कोट के लिए कपड़ा खरीदने का ख्याल दिल में पैदा हुआ ही था कि पुष्पामणि भागती हुई कहीं से आ गई। आते ही बरामदे में नाचने और गाने लगी। उसकी हरकत कथकली मुद्रा से ज्यादा कैफ अंगेज थी। मुझे देखते हुई पुष्पामणि ने अपना नाच और गाना खत्म कर दिया। बोली, बाबूजी आप आ गए। आज बड़ी बहन जी उस्तानी ने कहा था, मेजपोश के लिए दुसुती लाना और गर्म कपड़े पर काट सिखाई जाएगी। गुनिया माप के लिए और गर्म कपड़ा। चूंकि उस वक्त मेरे गर्म कोट खरीदने की बात हो रही थी, शम्मी ने जोर से एक चपत उसके मुंह पर लगाई और बोली, इस जन्मजली को हर वक्त कुछ न कुछ खरीदना ही होता है। मुश्किल से इन्हें कोट सिलवाने पर राजी कर रही हूँ। वो पुष्पामणि का रोना और मेरा नया कोट। मैंने खिलाफ ए आदत ऊंची आवाज से कहा, शम्मी। शम्मी कांप गई। मैंने गुस्से से आंखें लाल करते हुए कहा, मेरे इस कोट की मरम्मत कर दो। अभी किसी तरह करो, ऐसे जैसे रो पीट कर मंगल सिंह की गीली लकड़ियां जला लेती हो। तुम्हारी आंखें, हाँ याद आया। देखो तो पुष्पामणि कैसे रो रही है। पोपी बेटा इधर आओ ना, इधर आओ मेरी बच्ची। क्या कहा था तुमने? बोलो तो। दुसुती, गुनिया माप के लिए और काट सीखने को गर्म कपड़ा। बच्चू नन्हा भी तो ट्राइसिकल का राग अलापता और गुब्बारे के लिए मचलता सो गया होगा। उसे न ले दोगी तो मेरा कोट सिल जाएगा, है ना? कितना रोया होगा बेचारा। शम्मी, कहाँ है बच्चू? जी सो रहा है, शम्मी ने सहमे हुए जवाब दिया। अगर मेरे गर्म कोट के लिए तुम इन मासूमों से ऐसा सुलूक करोगी तो मुझे तुम्हारी आंखों की परवाह ही क्या है? फिर मैंने दिल में कहा, क्या ये सब कुछ मेरे गर्म कोट के लिए हो रहा है? शम्मी सच्ची है या मैं सच्चा हूँ? पहले मैंने कहा, दोनों, मगर जो सच्चा होता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है। मैंने खुद ही दबते हुए कहा, तुम खुद भी तो उस दिन काफूरी रंग के मीनाकार कांटे के लिए कह रही थी। हाँ जी, कह तो रही थी, मगर उस वक्त तो मुझे अपने गर्म कोट की जेब में 10 रुपए का नोट एक बड़ा खजाना मालूम हो रहा था। दूसरे दिन शम्मी ने मेरा कोट कोहनियों पर से रफू कर दिया। एक जगह जहां पर से कपड़ा बिल्कुल उड़ गया था, सफाई और एहतियात से काम लेने के बावजूद सिलाई पर बदनुमा सिलवटें पड़ने लगी। उस वक्त मेराजुद्दीन टेलर मास्टर की दुकान मेरे जहन में घूमने लगी और ये मेरे तखय्युल की पुख्ताकारी थी। मेरे तखय्युल की पुख्ताकारी अक्सर मुझे मुसीबत में डाले रखती है। मैंने दिल में कहा, मेराजुद्दीन की दुकान पर ऐसे सूट भी तो होते हैं जिन पर सिलाई समेत 100 रुपये से भी ज्यादा लागत आती है। मैं एक मामूली क्लर्क हूँ। उसकी दुकान में लटके हुए सूटों का तसव्वुर करना अबस है। अबस। मुझे पाकर शम्मी मेरे पास आ बैठी और हम दोनों खरीदी जाने वाली चीज़ों की फहरिस्त बनाने लगे। जब माँ बाप इकट्ठे होते हैं तो बच्चे भी आ जाते हैं। पुष्पामणि और बच्चू आ गए, आंधी और बारिश की तरह शोर मचाते हुए। मैंने शम्मी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि यूं ही काफूरी रंग के मीनाकार कांटे सबसे पहले लिखे। अचानक रसोई की तरफ मेरी नज़र उठी। चूल्हे में लकड़ियां दर दर जल रही थीं और उधर शम्मी की आंखें भी दो चमकते हुए सितारों की तरह रोशन थीं। मालूम हुआ कि मंगल सिंह गीली लकड़ियां वापस ले गया है। वो शहतूत के डंडे जल रहे हैं और खोखा। शम्मी ने कहा, और उपले? जी हाँ, उपले भी। मंगल सिंह देवता है। शायद मैं भी अनकरीब गर्म कोट के लिए अच्छा सा वर्स्टेड खरीद लूं, ताकि तुम्हारी आंखें यूं ही चमकती रहें, उन्हें तकलीफ न हो। इस माह की तनख्वाह में तो गुंजाइश नहीं, अगले माह जरूर। जरूर, जी हाँ, जब सर्दी गुजर जाएगी। पुष्पामणि ने कई चीजें लिखाई। दुसुती, गुनिया माप के लिए गर्म ब्लेजर सब्ज रंग का, 1 गज मुरब्बा D.M.C. के गोटे की, और इमरतियाँ और बहुत से गुलाब जामुन। मुई ने सब कुछ ही तो लिखवा दिया। मुझे दायमी कब्ज थी। मैं चाहता था कि यूनानी दवाखाना से इत्रिफल जमानी का एक डिब्बा भी ला रखूं। दूध के साथ थोड़ा सा पीकर सो जाया करूंगा। मगर मुई पुष्पा ने इसके लिए गुंजाइश ही कहाँ रखी थी, और जब पुष्पामणि ने कहा गुलाब जामुन तो उसके मुंह में पानी भर आया। मैंने कहा, सबसे जरूरी चीज तो यही है। शहर से वापस आने पर मैं गुलाब जामुन वहां छुपा दूंगा जहां सीढ़ियों में बाहर जमादार अपना दूध का कलसा रख दिया करता है, और पुष्पामणि से कहूंगा कि मैं तो लाना ही भूल गया तुम्हारे लिए गुलाब जामुन। ओहो, उस वक्त उसके मुंह में पानी भर आएगा और गुलाब जामुन न पाकर उसकी अजीब कैफियत होगी। फिर मैंने सोचा, बच्चू भी तो सुबह से गुब्बारे और ट्राइसिकल के लिए जिद कर रहा था। मैंने एक मर्तबा अपने आप से सवाल किया, इत्रिफल जमानी? शम्मी बच्चू को पुचकारते हुए कह रही थी, बच्चू बेटी को ट्राइसिकल ले दूंगी अगले महीने। बच्चू बेटी सारा दिन चलाया करेगी ट्राइसिकल, और पोपी मुन्ना नहीं लेगा। और मैंने शम्मी की आंखों की कसम खाई कि जब तक ट्राइसिकल के लिए 6-7 रुपये जेब में न हो, मैं नीले गुंबद के बाजार से नहीं गुजरूंगा, इसलिए कि दाम न होने की सूरत में नीले गुंबद के बाजार से गुजरना बहुत मायूब है।
ख्वाह मख्वाह अपने आप पर आएगा, अपनी जात से नफरत पैदा होगी। उस वक्त शम्मी बेल्जियमी आईने की बैजवी टुकड़ी के सामने अपने काफूरी सफ़ेद सूट में खड़ी थी। मैं चुपके से उसके पीछे जा खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं बताऊं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? बताओ तो जानूं। तुम कर रही हो? काफूरी सफ़ेद सूट के साथ वो काफूरी रंग के मीनाकार कांटे पहनकर जिलेदार की बीवी के यहाँ जाऊं तो दंग रह जाए। नहीं तो, शम्मी ने हंसते हुए कहा। आप मेरी आंखों के मद्दा होते तो कभी का गर्म। मैंने शम्मी के मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी तमाम खुशी बेबसी में बदल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बस इधर देखो, अगले महीने जरूर खरीद लूंगा। जी हाँ, जब सर्दी। फिर मैं अपनी उस हसीन दुनिया को जिसकी तकलीफ पर महज 10 रुपये सर्फ हुए थे तसव्वुर में बसाए बाजार चला गया। मेरे सिवा अनारकली से गुजरने वाले हर जी इज्जत आदमी ने गर्म सूट पहन रखा था। लाहौर के एक लहीम और शहीम जेंटलमैन की गर्दन नेकटाई और मुकल्लिफ कॉलर के सबब मेरे छोटे भाई के पालतू बिल्ली कुत्ते टाइगर की गर्दन की तरह अकड़ी हुई थी। मैंने उन सूटों की तरफ देखते हुए कहा, लोग सचमुच बहुत मुफलिस हो गए हैं। इस महीने न मालूम कितना सोना चांदी हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। कांटों की दुकान पर मैंने कई जोड़ियां कांटे देखे। अपनी तखय्युल की पुख्ताकारी से मैं शम्मी की काफूरी सफ़ेद सूट में मलबूस जहनी तस्वीर को कांटे पहनाकर पसंद या नापसंद कर लेता। काफूरी सफ़ेद सूट, काफूरी मीनाकार कांटे, कसरत ए इकसाम के बाइस मैं एक भी मुंतखिब न कर सका। उस वक्त बाजार में मुझे यजदानी मिल गया, वो तफरीह क्लब से जो दरअसल परेल क्लब थी, 15 रुपये जीत कर आया था। आज उसके चेहरे पर अगर सुर्खी और बशाशत की लहरें दिखाई देती थी तो कुछ ताज्जुब की बात न थी। मैं एक हाथ से अपनी जेब की सिलवटों को छुपाने लगा। निचली बाएं जेब पर 1 रुपये के बराबर कोट से मिलते हुए रंग का पैबंद बहुत ही नामौजूद दिखाई दे रहा था। मैं उसे भी एक हाथ से छुपाता रहा। फिर मैंने दिल में कहा, क्या अजब, यजदानी ने मेरे शाने पर हाथ रखने से पहले मेरी जेब की सिलवटें और वो रुपये के बराबर कोट के रंग का पैबंद देख लिया। हो, उसका भी रद्दे अमल शुरू हुआ और मैंने दिलेरी से कहा, मुझे क्या परवाह है, यजदानी मुझे कौन सी थैली बख्श देगा, और इसमें बात ही क्या है। यजदानी और संता सिंह ने बारहा मुझसे कहा है कि वो रिफत ए जहनी की ज़्यादा परवाह करते हैं और वर्स्टेड की कम। मुझसे कोई पूछे, मैं वर्स्टेड की ज़्यादा परवाह करता हूँ और रिफत ए जहनी की कम। यजदानी रुखसत हुआ और जब तक वो नज़र से ओझल न हो गया मैं से उसके कोट के नफीस वर्स्टेड को पुस्त की जानिब से देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे पुष्पामणि के गुलाब जामुन और इमरतियाँ खरीदनी चाहिए। कहीं वापसी पर सचमुच भूल ही न जाऊं। घर पहुंचकर उन्हें छुपाने से खूब तमाशा रहेगा। मिठाई की दुकान पर खोलते हुए मैं कचौरियाँ खूब फूल रही थी। मेरे मुंह में पानी भर आया, इस तरह जैसे गुलाब जामुन के तखय्युल से पुष्पामणि के मुंह में पानी भर आया था। कब्ज और इत्रिफल जमानी के ख्याल के बावजूद मैं सफ़ेद पत्थर की मेज पर कोहनियाँ टिकाकर बहुत से कचौरियाँ खाने लगा। हाथ धोने के बाद जब पैसों के लिए जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था। 10 का नोट कहीं गिर गया था। कोट की अंदरूनी जेब में एक बड़ा सुराख हो रहा था। नकली रेशम को टिड्डियाँ चाट गई थी। जेब में हाथ डालने पर उस जगह जहां मरांजा एंड कंपनी का लेबल लगा हुआ था, मेरा हाथ बाहर निकल आया। नोट वहीं से बाहर गिर गया होगा। एक लम्हा में मैं यूं दिखाई देने लगा जैसे कोई बोली सी भेड़ अपनी खूबसूरत पश्म उतर जाने पर दिखाई देने लगती है। हलवाई भांप गया, खुद ही बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, पैसे कल आ जाएंगे। मैं कुछ न बोला, कुछ बोल ही न सका। सिर्फ इजहार ए तशक्कुर के लिए मैंने हलवाई की तरफ देखा। हलवाई के पास ही गुलाब जामुन चाशनी में डूबे पड़े थे। मैं फूलती हुई कचौरियों के धुएं में से आतिशी सुर्ख इमरतियाँ जिगर पर लगा रही थी और जहन में पुष्पामणि की धुंधली सी तस्वीर फिर गई। मैं वहां से बादामी की तरफ चल दिया और आध पौन घंटे के करीब बादामी की रेलवे लाइन के साथ साथ चलता रहा। इस अरसे में जंक्शन की तरफ से एक मालगाड़ी आई। उसके 5 मिनट बाद एक शंट करता हुआ इंजन जिसमें से दहकते हुए सुर्ख कोयले लाइन पर गिर रहे थे। मगर उस वक्त करीब ही की साल्ट रिफाइनरी में से बहुत से मजदूर ओवर टाइम लगाकर वापस लौट रहे थे। मैं लाइन के साथ साथ दरिया के पुल की तरफ चल दिया। चांदनी रात में सर्दी के बावजूद कॉलेज के चंद मनचले नौजवान कश्ती चला रहे थे। कुदरत ने अजीब सजा दी है मुझे, मैंने कहा। पुष्पामणि के लिए गोटे की दुसुती, गुलाब जामुन और शम्मी के लिए काफूरी मीनाकार कांटे न खरीदने से बढ़कर कोई गुनाह सरजद हो सकता है। किस बेरहमी और बेदर्दी से मेरी एक हसीन मगर बहुत सस्ती दुनिया बर्बाद कर दी गई है। जी तो चाहता है कि मैं भी कुदरत का एक शाहकार तोड़ फोड़ के रख दूं। मगर पानी में कश्तीरा लड़का कह रहा था, इस मौसम में तो रावी का पानी घुटने घुटने से ज्यादा कहीं नहीं होता। सारा पानी तो ऊपर से अपरबारी दोआब ले लेती है, और यूं भी आजकल पहाड़ों पर बर्फ नहीं पिघलती। दूसरे ने कहा। मैं नाचार घर की तरफ लौटा और निहायत बेदिली से जंजीर हिलाई। मेरी ख्वाहिश और अंदाजे के मुताबिक पुष्पामणि और बच्चू नन्हा बहुत देर हुई दहलीज से उठकर बिस्तरों में जा सोए थे।
शम्मी चूल्हे के पास शहतूत के नीम जान कोयलों को तापती हुई कई मर्तबा ऊँगी और कई मर्तबा चौंकी थी। वो मुझे खाली हाथ देखकर ठिठक गई। उसके सामने मैंने चोर जेब के अंदर हाथ डाला और लेबल के नीचे से निकाल लिया। शम्मी सब कुछ समझ गई। वो कुछ न बोली, कुछ बोल ही न सकी। मैंने कोट खूंटी पर लटका दिया। मेरे पास ही दीवार का सहारा लेकर शम्मी बैठ गई और हम दोनों सोते हुए बच्चों और खूंटी पर लटकते हुए गर्म कोट को देखने लगे। अगर शम्मी ने मेरा इंतजार किए वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो शायद मेरी हालत इतनी न होती। यजदानी और संता सिंह तफरीह क्लब में परेल खेल रहे थे। उन्होंने दो घूंट पी भी रखी थी। मुझसे भी पीने के लिए इसरार करने लगे मगर मैंने इनकार कर दिया, इसलिए कि मेरी जेब में दाम न थे। संता सिंह ने अपनी तरफ से एक आध घूंट जबरदस्ती मुझे भी पिला दिया, शायद इसलिए कि वो जान गए थे कि उसके पास पैसे नहीं हैं, या शायद इसलिए कि वो रिफत ए जहनी की वर्स्टेड से ज़्यादा परवाह करते थे। अगर मैं घर में उस दिन शम्मी को वही काफूरी सफ़ेद सूट पहने हुए देखकर न आता तो शायद परेल में किस्मत आजमाई करने को मेरा जी भी न चाहता। मैंने कहा, काश मेरी भी जेब में 1-2 रुपये होते। क्या अजब था कि मैं बहुत से रुपये बना लेता मगर मेरी जेब में तो कुल 3.25 आने थे। यजदानी और संता सिंह निहायत उम्दा वर्स्टेड के सूट पहने नेक आलम क्लब के सेक्रेटरी से झगड़ रहे थे। नेक आलम कह रहा था कि वो तफरीह क्लब को परेल क्लब और बार बनते हुए कभी नहीं देख सकता। उस वक्त मैंने एक मायूस आदमी के मखसूस अंदाज में जेब में हाथ डाला और कहा, बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदना कुदरत के नज़दीक गुनाह है। इस हिसाब से परेल खेलने के लिए तो उसे अपनी गिरह से दाम दे देने चाहिए। ही अंदरूनी केसा, बाई निचली जेब, कोट में पुस्त की तरफ मुझे कोई सरकता हुआ मालूम हुआ। उसे सरकाते हुए मैंने दाईं जेब के सुराख के नज़दीक जा निकाला। वो 10 रुपये का नोट था जो उस दिन अंदरूनी जेब की तह के सुराख में से गुजरकर कोट के अंदर ही अंदर गुम हो गया था। उस दिन मैंने कुदरत से इंतकाम लिया। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक परेल वरेल न खेला। नोट को मुट्ठी में दबाए घर की तरफ भागा। अगर उस दिन मेरा इंतजार किए शम्मी ने वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो मैं खुशी से यूं दीवाना कभी न होता। हाँ, फिर चलने लगा वही तखय्युल का दौर। गोया एक हसीन से हसीन दुनिया की तकलीफ में 10 रुपये से ऊपर एक दमड़ी भी खर्च नहीं आती। जब मैं बहुत सी चीज़ों की फहरिस्त बना रहा था, शम्मी ने मेरे हाथ से छीन कर पुर्जे पुर्जे कर दिया और बोली, इतने किले मत बनाइए, फिर नोट को नज़र लग जाएगी। शम्मी ठीक कहती है, मैंने सोचते हुए कहा, न तखय्युल इतना रंगीन हो और न महरूमी से इतना दुख पहुँचे। फिर मैंने कहा, एक बात है शम्मी, मुझे डर है कि नोट फिर कहीं मुझसे गुम न हो जाए। तुम्हारी खेमू पड़ोसन बाजार जा रही है, उसके साथ जाकर तुम ये सब चीज़ें खुद ही खरीद लाओ। काफूरी मीनाकार कांटे, DMC के गोले, और देखो पोपी मुंह के लिए गुलाब जामुन जरूर लाना। जरूर। शम्मी ने खेमू के साथ जाना मंजूर कर लिया और उस शाम शम्मी ने कश्मीरे का एक निहायत उम्दा सूट पहना। बच्चों के शोर से मेरी तबीयत बहुत घबराती है, मगर उस दिन मैं अरसे तक बच्चू नन्हे को उसकी माँ की गैर हाजिरी में बहलाता रहा। वो रसोई से ईंधन की कोल की, खाने की नीम छत पर, सब जगह उसे ढूंढता फिरा। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, वो ट्राइसिकल लेने गई है, नहीं जाने दो, ट्राइसिकल गंदी चीज होती है। आँख थू लाएगी बीबी तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरत। बच्चू बेटी ने मेरे सामने थूक दिया, बोली, गंडी। मैंने कहा, कोई देखे तो, कैसा बेटियों जैसा बेटा है। पुष्पामणि को भी मैंने गोद में ले लिया और कहा, पोपी मुन्ना, आज गुलाब जामुन जी भरकर खाएगा ना। उसके मुंह में पानी भर आया। वो गोदी से उतर पड़ी, बोली, ऐसा मालूम होता है जैसे एक बड़ा सा गुलाब जामुन खा रही हूँ। बच्चू रोता रहा। पुष्पामणि कथकली मुद्रा से ज्यादा हसीन नाच बरामदे में नाचती रही। मुझे मेरे तखय्युल की परवाज़ से कौन रोक सकता था। कहीं मेरे तखय्युल के किले जमीन पर न आ रहे, इसी डर से तो मैंने शम्मी को बाजार भेजा था। मैं सोच रहा था, शम्मी अब घोड़े अस्पताल के करीब पहुंच चुकी होगी, अब कॉलेज रोड की नुक्कड़ पर होगी, अब गंदे इंजन के पास। और एक निहायत धीमे अंदाज से जंजीर हिली। शम्मी सचमुच आ गई थी। दरवाजे पर शम्मी अंदर आते हुए बोली, मैंने 2 रुपये खेमू से उधार लेकर भी खर्च कर डाले हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा। फिर बच्चू, पोपी, मुन्ना और मैं तीनों शम्मी के आगे पीछे घूमने लगे, मगर शम्मी के हाथ में एक बंडल के सिवा कुछ न था। उसने मेज पर बंडल खोला। वो मेरे कोट के लिए बहुत नफीस वर्स्टेड था। पुष्पामणि ने कहा, बीबी मेरे गुलाब जामुन। शम्मी ने जोर से एक चपत उसके मुंह पर लगा दी।